हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और हमने 3 क्लासों की पढ़ ली और 3 क्लास 6, 7 और 8 की पढ़ ली और अब हम पहुंच चुके हैं क्लास 9 के भूगोल यानी कि जियोग्राफी की बुक जिसका नाम है समकालीन भारत, जिसमें भारत के भूगोल के बारे में दिया गया है। समकालीन भारत फर्स्ट, उसके हमने 2 अध्याय पहले पढ़े पहले की वीडियोज में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय जिसका नाम है अफवाह। अफवाह का मतलब हो गया नदी तंत्र वगैरह। अफवाह शब्द का क्षेत्र नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत में भौगोलिक मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका विकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील तथा समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिसे क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पहाड़ों अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ये है चित्र 3.1 जिसमें दिखा दिया गया है। ये बीच में स्थित है एक ऊंची पहाड़ी, तो पहाड़ी का ये सबसे ऊंचा सिरा और इसके इस तरफ की नदियां इस तरफ बहेगी और इस तरफ की नदियां इस तरफ। तो ये एक जल विभाजक का काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजोन नदी है, अमेजोन रिवर। फिर है भारत में अफवाह तंत्र। भारत में अफवाह तंत्र नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। नदियां, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। भारत में दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं। इसमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम तथा हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं एवं इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं और ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों में तीव्र अपवर्तन क्रिया करती है। यह गार्ड मतलब दोनों पहाड़ों को काट के बीच में एक रास्ता करती है। अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट तथा एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में यह नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अन्य अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। यह पूर्व विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। चित्र 3.3 में हम देखते हैं यह एक नदी का रास्ता जिसमें है ये नदी का स्रोत जहाँ से नदी शुरू होती है। यह है ऊपरी भाग जहाँ वो सबसे ज्यादा अपवर्तन करती है। मध्य भाग में ये थोड़ी फैल जाती है और ये विपर्सन मतलब फैल जाती है और फिर आती है ये झीलों का निर्माण करती है, गोखुर झील। फिर इसका निचला भाग आ जाता है और फिर लास्ट में समुद्र से मिलने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा का पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम एवं छिछली है। फिर भी इनमें से बहुत कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। यह नदियां लंबी हैं तथा
अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर नदी के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। तो इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदियों में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं और सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब के एक शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किमी लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम में संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमाद्री से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय जाती हैं। नेपाल में नहीं जाती है, हिमालय से निकलती हैं। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से बाढ़ आती है। इससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, लेकिन वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आने वाली प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम एवं इनके पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं एवं दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के एक फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो उसकी एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली एक वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप के नाम से लिया गया है। सुंदरीबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। भारत की लंबाई गंगा की लंबाई 2500 किमी से अधिक है। चित्र 3.4 में देखें कि आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अंबाला नगर, सिंधु तथा गंगा नदी
तंत्रों के बीच एक जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला में सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किमी है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। ये है वो मैप जिसमें अलग अलग नदी तंत्र बताए गए हैं, जिसमें ये पहला है, ये है सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद में ये हो गया गंगा नदी तंत्र, ये भी इसके साथ, और ये है उधर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये है देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलका नदी का संगम। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना एवं इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों से काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर जो कि है कितना 7,757 मीटर के 5 पहुंचकर एक अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश के गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यह इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में जब उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है तो यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों का नाम याद है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग को परिवर्तन लाती है। फिर है प्रायद्वीपीय नदियां जो कि भारत के निचले ये वी आकार के क्षेत्र में बहती है। ये होगी प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की स्थिति की ओर है। भारत प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टे का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिम से बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं ताप्ती 2 ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनंदमुख का निर्माण करती है। ज्वारनंदमुख मतलब हो गया एस्चुरी। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। फिर है नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक अपभ्रंश घाटी में बहती है। मुख्य समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के
निकट संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरे गार से बहती है तथा यहाँ एक नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर समुद्र मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात से कुछ भागों में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नामा नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है और आप इसके बारे में इस वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ की श्रृंखला में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोण मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत ही संकीर्ण है, इसलिए तटीय मैदानों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम में बहने वाली मुख्य नदी साबरमती, माही, भारतपुंजा तथा पेरियार इन राज्यों के नाम से यहाँ ये नदियां बहती हैं। बाद में है गोदावरी द्रोणी। गोदावरी द्रोणी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट की ढाल में निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किमी है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, बैग गंगा, पैन गंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार के और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ गया महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से तथा यह ओडिशा में बहने हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदी की लंबाई 860 किमी है और इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में है। फिर है कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। फिर है कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किमी है। इसकी मुख्य सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इनकी द्रोणीय तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। और क्या आप जानते हैं कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बैंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में को प्रदान की जाती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने एटलस में इनकी स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन उसका 97% भाग लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। इसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में जमा हुआ है। फिर नदियों के बाद में आती हैं झीलें। कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर
कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तो क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने अभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों को आकर्षण के लिए अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों में भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत एवं अल्सर अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, वे एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, जैसे कि हो गया अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क श्रेणियों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमाद्री तथा बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों से कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। सिपट तथा बार रोदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, उसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में यह तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई तो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी में हिमालय मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू एवं कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल एवं बड़ा पानी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके विपरीत जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों एवं बांध बनाने के भी झील का निर्माण हो सकता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना से बना हुआ। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित बनाती हैं और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण भारत की इतिहास में नदियों का महत्व अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट में प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य में उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश के जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल को प्रदूषण
कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। फिर है नदी प्रदूषण के बारे में देखें तो नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि की बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों के अधिक जल की निकासी होती है, इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण एवं अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलाते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया था तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसे कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल को हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।